जोरदार। अब सच मानिए तो मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया था, मैं तो वीरेंद्र से मिलने आया था। मेरी और वीरेंद्र की पहचान 89 में पहली बार हुई। 35 साल हो गए, 34 साल हो गए। रिसर्च फ्लोर पे मेरी सीट का नंबर C21 था और मेरे ठीक पीछे वीरेंद्र और राज दोनों बैठा करते थे। उनकी सीट का नंबर 16। तो हमारी मित्रता पुरानी है और ये आत्मश्लाघा नहीं है राकेश जी। उस दौर में जिन लोगों के साथ उठना बैठना रहता था, ये कुछ भगवान की ऐसी कृपा है कि सब अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश कुमार जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी शिवाजी कॉलेज। प्रोफेसर रमेश कुमार जी, ट्रेजरर गवर्निंग बॉडी शिवाजी कॉलेज। वीरेंद्र जी से मेरा परिचय कब का मैंने बता ही दिया। मिस निमिता कांत, डॉक्टर प्रीति तिवारी, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर विकास शर्मा, मेंबर एकेडमिक काउंसिल, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे विद्यार्थियों, मैं कई बार सोचा करता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी 100 साल की यात्रा पूरी की और उस 100 साल की यात्रा में तमाम कॉलेजेस का नाम कुछ महापुरुषों के ऊपर रखा गया। हमारा राष्ट्र जीवन हजारों साल पुराना है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को सामान्यतया कहा जाता है कि 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन भगवान श्री राम के पूर्वजों से वाल्मीकि रामायण में आच्छादित श्लोकों को अगर आप पढ़ लें तो 7000 वर्ष भगवान राम के बनते हैं। उससे पीछे का जो इक्ष्वाकु वंश है वो कितने हजार सालों का होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी प्राचीन है जिसकी तुलना दुनिया में किसी और के साथ हो नहीं सकती। आप सब प्राय गीत सुनते होंगे जिसमें कहा जाता है कि रोम आदि जो सभ्यताएं थी वो मिट गई। अगर सभ्यताओं के इतिहास को देखा जाए, उसमें ग्रीक शामिल है, बेबीलोनिया शामिल है, रोम शामिल है, चीन भी शामिल है। सभ्यताओं के इतिहास का अगर आप आकलन करेंगे, अब तक 46 सभ्यताएं पूरी तरह से निर्मूल हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। 2 सभ्यताएं अपने अस्तित्व को बहुत ताकत के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ बचाए हुए हैं।
उसमें एक चीन की सभ्यता है, दूसरी भारत की सभ्यता है। और जब मैं भारत की सभ्यता का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं, तो उसमें शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने औरंगजेब के आताताई शासन के चलने के बावजूद हजारों की संख्या में लोगों को मारे जाने के बावजूद अनगिनत लड़ाइयां लड़ते हुए भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, शासन व्यवस्था को बचाए रखा। और आज हम जो फख्र से अपने जीवन दर्शन को याद करते हैं, उस पर गौरव करते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है। उन्होंने हमको दिया। शिवाजी महाराज का जो जीवन है, उससे हमें प्रतिपल सीखने को मिलता है। आप जरा सोच करके देखिए, उस योद्धा के ऊपर माता जीजाबाई का कितना प्रभाव है। और हम एक बालक के नाते, एक बच्चे के नाते अपने परिवारों में सबसे अधिक अपनी मां से जुड़े होते हैं, सबसे अधिक अपनी मां से सीखते हैं, सबसे अधिक अपनी मां को गौरवान्वित करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पिता का योगदान कम हो गया, लेकिन आपकी जन्मनाल के साथ उस मां का संबंध पिता के संबंध से 9 माह पहले आता है। वो आपके स्वास्थ्य की चिंता पिता की चिंता से बहुत पहले करना शुरू कर देती है। तो मेरा एक सवाल है, और मैं यह सवाल हमेशा विद्यार्थियों से जरूर पूछता हूं, अपने युवा साथियों से जरूर पूछता हूं, क्या आप उनके इस ममत्व को, उनके इस कृत्य को, जो उन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, उसको अपने सामान्य जीवन में याद रखते हैं? क्या उन्हें याद दिलाते हैं कि मां मैं तुम्हें प्यार करता हूं? क्या आप उन्हें अवसर देते हैं कि जब आप उनको गले लग करके बताएं कि मैं तो आप ही का वजूद हूं? अगर आप ये करते हैं तो आप सभी अस्तुत्य हैं, और नहीं करते हैं तो कल से नहीं, आज से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अपने बड़ों के प्रति, अपने मां बाप के प्रति वह आदर भाव जताना शुरू करिए। अब जरा सोच करके देखिए, हम मंदिर के सामने से गुजरते हैं, गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हैं, गिरजा के सामने से गुजरते हैं, मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं, तो हम प्रणाम कर लेते हैं, चाहे हम किसी भी आस्था के हों। तो जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मेरे जीवन में जीजाबाई जैसी भूमिका अदा की, क्या हम उनकी पूजा करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए जीजाबाई पढ़ना चाहिए। हमारा समाज बहुभाषी समाज है, पूजा पद्धतियां भी अनेक हैं, बहुलताएं अनेक हैं, और उस बहुलता का लाभ बहुत है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है। नुकसान कहां होता है?
जब जातीयता आ जाती है, जब जातिवाद आ जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज के साथ तानाजी का संयोग, तानाजी का साथ और समर्थ गुरु रामदास की शिक्षा दीक्षा, उसका अनुसरण, समाज में पैदा हो रहे तमाम प्रश्नों का उत्तर शिवाजी महाराज का जीवन देता है। इस नाते प्रत्येक विद्यार्थी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप शिवाजी कॉलेज के विद्यार्थी के नाते ही सही उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, और जब उस जीवन चरित्र को आप पूरा कर लें तो घर में छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों के बच्चों को वो किताब जरूर दे दें, अब आप भी पढ़ लेना। समाज के प्रवाह का माध्यम बनेगी, निष्ठा का माध्यम बनेगी, कर्तव्य निष्ठा का माध्यम बनेगी। किस तरह से संघर्ष किया जाता है उसकी एक वानगी आपको मिलेगी। आप सोच करके देखिए कि क्या भारत के वास्तविक इतिहास से आपका परिचय कराया गया। मुझे सौभाग्य से कुछ वर्ष पहले वियतनाम जाने का अवसर मिला। वहां दूसरी शताब्दी में चोला साम्राज्य पहुंच चुका था। वियतनाम वैचारिक दृष्टि से साम्यवादी देश है। धर्म को, पूजा पद्धति को उतना स्थान नहीं प्राप्त है, लेकिन जहां पर चोला वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वहां पर तमाम अवशेष भारतीय देव और देवियों के प्राप्त हुए। उसका एक बड़ा संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय से बहुत अधिक आय वियतनाम सरकार को होती है और तमाम लोग उस क्षेत्र को देखने जाते हैं। दूसरा, जो उनका साउथ सी है, उस साउथ सी में प्रायः साइक्लोन आया करते थे, लेकिन उन्होंने लगभग 80 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की एक मूर्ति खड़ी की। ये संयोग ही है, शायद प्रकृति ने भगवान बुद्ध के दबाव को स्वीकार किया, उसके बाद फिर साइक्लोन नहीं आया वहां। तो आप सोच करके देखिए, भारतीय समाज धार्मिकता युक्त समाज है। हमारी संस्कृति धर्म से प्रेरित होती रही। जब मैं धर्म कह रहा हूं तो पूजा पद्धति उद्देश्य नहीं, पूजा पद्धति तो उसका एक मात्र अंग है। मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं, मैं वैष्णव हो सकता हूं। वीरेंद्र जी भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये शैव हो सकते हैं। मैं निराकार हो सकता हूं क्योंकि मैं भगवान के निराकार स्वरूप में विश्वास करता हूं। मैं साकार प्रवृत्ति का हो सकता हूं, मैं भगवान कृष्ण में विश्वास करता हूं। हमारे यहाँ पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन उस परम श्रेष्ठ तक पहुंचने का अलग अलग मार्ग है, और वो परम श्रेष्ठी हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। मैं कई बार कहता भी हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें तीन दिखते हैं। धर्म यानी मेरा सन्मार्ग, अर्थ जिस पर हम सबका जीवन चलता है, काम हम लोगों की इंद्रियां और हम लोगों का व्यवसाय है। लेकिन मोक्ष नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी कल्पना है कि मोक्ष एक स्थिति के बाद आता है। लेकिन हम कर्मों को देख करके कल्पना कर लेते हैं कि इसको मोक्ष प्राप्त हुआ होगा, सच्चरित्र था, अच्छा था। तो ये जो सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, जो सभ्यतागत विरासत हमारे पास है, इसका भी अध्ययन बहुत जरूरी है। इस नाते भारत सरकार ने IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे प्रावधान किए हैं
जिससे हम सभी विद्यार्थी उसको जान सकें। और जब वीरेंद्र जी बता रहे थे कि 19 फरवरी को आपके कार्यक्रम का समापन होगा, तो मुझे तुरंत याद आया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा। हम सभी, मैं उम्मीद करता हूं हम सभी टेलीविजन के माध्यम से ही उसके सहभागी बन रहे होंगे, लेकिन नवंबर में दिवाली का उत्सव है। ये दीपावली का उत्सव किसी न किसी रूप में कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे आप 14 फरवरी को अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे, वो दिवाली का समापन भी 22 जनवरी को होना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।